फंक्शन होता है सब्जेक्ट बनना, ऑब्जेक्ट बनना और कॉम्प्लीमेंट बनना। तो आज मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट में और कॉम्प्लीमेंट में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में डिफरेंस क्या होता है। आज की क्लास का टॉपिक क्या है? ऑब्जेक्ट एंड स्पेलिंग सही है कॉम्प्लीमेंट की? नो सर, हाँ सही है सर। कि ये हो गई सर ऊपर वाली सही है, पहले वाली सर सही है। स्पेलिंग कौन से सही है? पहले वाली क्यों? दोनों सही हैं यार, सर, नीचे वाली दोनों का मीनिंग अलग अलग है। यस। हाँ, नीचे वाले कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग बताओ। कहता है कॉम्प्लीमेंट कुछ मिलेगा इसका, तो वो है कॉम्प्लीमेंट। स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, स्पेलिंग में पूछा जाता है। तो खैर आज की क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि ऑब्जेक्ट कितने तरीके के होते हैं, कल की क्लास में पढ़ाया था। ऑब्जेक्ट कितने तरीके के होते हैं? 2 तरीके के होते हैं। आज की क्लास में हम लोग ऑब्जेक्ट थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में। ऑब्जेक्ट जो लिखे जाते हैं, बेसिकली मैं किसके ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ? मैं वर्ब के ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। और वर्ब कौन सी वर्ब? एक ऐसी वर्ब जिसके साथ ऑब्जेक्ट आता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। तो ट्रांजिटिव वर्ब एक ऐसी वर्ब है जिसके साथ सेंटेंस में ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। सारे बच्चे एक बार इस चीज को सीख लेंगे। एक ऐसी वर्ब जिसके साथ ऑब्जेक्ट लिखा जाता है उसको ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। और ट्रांजिटिव वर्ब भी 2 प्रकार की होती हैं, यानी ट्रांजिटिव वर्ब में 2 कैटेगरी होती हैं। एक को हम कहते हैं मोनोट्रांजिटिव और दूसरे को हम लोग कहते हैं डाइट्रांजिटिव। जिसके साथ एक ऑब्जेक्ट आता है वो है मोनोट्रांजिटिव, जिसके साथ 2 ऑब्जेक्ट आता है वो है डाइट्रांजिटिव। वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट कैसे कैसे यूज किए जाएंगे ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब वर्ब के साथ 2 कैटेगरी के ऑब्जेक्ट भी लिखे जाते हैं। एक हमारे सामने लिखा जाता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मैं नरेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और एक हमारे सामने लिखा जाता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दोनों हमको पता होना चाहिए। जो सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है व्हाट का रिप्लाई, और जो इनडायरेक्ट होता है ये होता है whom का रिप्लाई। हमें बच्चे समझना होगा कि आखिर ये क्वेश्चन व्हाट का हो या whom का, ये क्वेश्चन हम करेंगे किसमें? तो व्हाट या whom का क्वेश्चन हम किसमें करेंगे? वर्ब में करेंगे। वर्ब में हमने व्हाट का क्वेश्चन किया, वर्ब में हमने whom का क्वेश्चन किया, तो जो रिप्लाई मिलेगा उसको क्या कहा जाएगा? ऑब्जेक्ट कहा जाएगा। सीडीएस वाले बच्चे विशेष तरीके से समझेंगे, क्योंकि उनके यहाँ पूछ लिया जाता है कि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इस बात को अगर हम लोग एक एग्जांपल से समझें तो कुछ इस तरीके से एग्जांपल हमें नजर आएगा। आई गेव हिम अ पेन, आई गेव हिम अ पेन। अब अगर सेंटेंस को थोड़ा सा यहाँ से रिलेट करके देख पाए तो यहाँ से हमारा नजरिया बदलना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि गेव क्या है? गेव एक वर्ब है, मैंने दिया व्हाट पेन। एक ऑब्जेक्ट तो ये है और दूसरा ऑब्जेक्ट ये है। कितने ऑब्जेक्ट आ गए? 2। तो गेव कैसी वर्ब हो गई? ट्रांजिटिव तो है, बट इसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे? डाई ट्रांजिटिव की कैटेगरी में रखेंगे। इतनी बातें कल तक की क्लास में हम लोगों ने करी थी। अब थोड़ी सी बातों को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और कुछ चीजों को एडवांस लेवल पर जा करके सीखेंगे। बच्चे एक छोटा सा सेंटेंस में लिखता हूँ जो नरेशन का सेंटेंस है। आई सेड टू राम, आई सेड टू राम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, द सन इज हॉट। मैंने राम से कहा द सन इज हॉट। मैंने राम से कहा कि सूरज कैसा है? सूरज गर्म है। बच्चे जब इसका हम लोग नरेशन बनाते हैं, मुझे पता है सबको पता होगा कि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, जबकि ये घोर सत्य है। सूरज कभी पूरब में नहीं उगता, सूरज ना उगता है ना ढलता है, पृथ्वी घूम रही है। लेकिन इस झूठ को हम लोग तुच्छ मानते हैं, और तुच्छ नहीं यूनिवर्सल तुच्छ मानते हैं। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि ये लैंग्वेज है, और लैंग्वेज में हमको तो यही मालूम है कि भैया पूरब में उगता है। साइंस पढ़ेंगे तो ना उगता है ना ढलता है। बात समझ में आ गई आप लोगों को? द सन इज हॉट अगर आप देखेंगे तो एक फैक्ट है, कभी इसका टेंस चेंज नहीं होगा। जब इसको हम लोग बच्चा सेंटेंस बनाएंगे तो क्या कर देंगे? आई टोल्ड राम दैट द सन
एज। और हम लोगों ने सेंटेंस को कुछ ऐसा किया होगा, वाज क्यों नहीं किया? क्योंकि ये एक फैक्ट है। बच्चे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पीछे वाला बच्चा पड़ोसी ध्यान दो, इधर फुटोगे। बच्चे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आखिर पहले मेरी बात समझिए, मैं फोटो खींचने का अवसर दूंगा आप लोगों को, पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी, आप पहले समझिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आखिर सेट को हमने टोल्ड में क्यों चेंज कर दिया? सेट को हमने इनडायरेक्ट है इसलिए चेंज कर दिया। इनडायरेक्ट है तो क्यों चेंज कर दिया इनडायरेक्ट? तो हमारे यहाँ पढ़ाया जाता है रूल है। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कोई रूल नहीं होता, इसके पीछे एक ठोस वजह है। क्या वजह है? आइए मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने कहा आई सेड दैट द सन इज हॉट। दूसरा है आई सेड, आज की क्लास बहुत शानदार है। अभी मैं केवल आज ऑब्जेक्ट पर बोलूंगा, जाओ कॉम्प्लीमेंट पे बोलूंगा ही नहीं। आज की पूरी क्लास में केवल ऑब्जेक्ट के ऊपर बोलूंगा। डन? यस सर। चलो, आई सेड दैट द सन इज हॉट, आई सेड अ फैक्ट। बच्चे दोनों चीजों को समझने की कोशिश बारीकी से हम लोग करेंगे, ठीक है ना? अगर मैं देखूं आई को तो आई क्या बन गया? सब्जेक्ट। सेट की बात करें तो सेट क्या बन गया? वर्ब। अफेक्ट की बात करें तो अफेक्ट क्या बन गया? ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने कहा आई सेड व्हाट, आई सेड व्हाट, वैसे ही आई सेड व्हाट, ये पूरी की पूरी जो क्लॉज है, ये पूरा का पूरा नाउन क्लॉज है, जिसको इसका काम कर रही है, ऑब्जेक्ट बनने का काम कर रही है। मेरी बात समझ में आ गई? तो जब दैट के साथ हमने क्लॉज लिखी और वो किसका रिप्लाई हो गया? व्हाट का, तो वो भी क्या बन गया? ऑब्जेक्ट बन गया। मेरी बात समझ में आ रही है? यहाँ पर हमें केवल एक ही ऑब्जेक्ट लिखना था, तो हमने सेट के साथ ऑब्जेक्ट लिख दिया, आई सेड टू राम। लेकिन जैसे ही आप दूसरा देखेंगे, आई टोल्ड, मैंने लिखा है ना आई टोल्ड व्हाट दैट द सन इज हॉट, एक ऑब्जेक्ट, हूम, राम। कितने ऑब्जेक्ट हो गए? दो। सेट के साथ केवल एक ऑब्जेक्ट आता है जो कि वो लिखा हुआ था, लेकिन हमको यहाँ पर कितने ऑब्जेक्ट की जरूरत? दो चाहिए। और दो ऑब्जेक्ट वाली वर्ब सेड नहीं होती है, दो ऑब्जेक्ट वाली वर्ब टोल्ड होती है। यही वजह है कि सेड को जब हम लोग नरेशन में यूज करते हैं तो अलग अलग सेंटेंस में यही हमारा बेचारा सेड कई बार टोल्ड में बदला जाता है, कई बार ऑर्डर्ड में बदला जाता है, कई बार एडवाइज्ड में बदला जाता है, कई बार रिक्वेस्टेड में बदला जाता है। और सबके पूछे कि अगर हम वजह पूछ लें, इसके पीछे की वजह क्या है, इसको हम क्यों बदल रहे हैं, कई बार प्रपोज में बदल रहे हैं, वजह जानने की कोशिश करें तो टीचर कह देगा रूल है। रूल नहीं है, ये मोनो ट्रांसिटिव है और ये वाली सब डाई ट्रांसिटिव है। और जब भी लिखोगे इनडायरेक्ट में तो दो ऑब्जेक्ट आ जाएंगे, एक दैट के साथ बनने वाला भी कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट का ही काम करेगा और एक ऑब्जेक्ट पहले से दिया ही रहेगा। अब दो ऑब्जेक्ट के साथ तो दो ऑब्जेक्ट वाली वो भी लिखनी पड़ेगी। यही वजह है कि इनको हम चेंज कर देते हैं। वजह समझ में आई? अभी हम लोग बेसिक बातों को डिस्कस कर रहे हैं। थोड़ी सी अपने कहानी को अगर हम बैक में लें और समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर हमने दैट का इस्तेमाल क्यों किया, आखिर यहाँ पे व्हाट का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? तो क्लास में यहाँ पर हम लोग आज सीखने वाले हैं दैट और व्हाट में क्या डिफरेंस होता है। दैट और व्हाट में क्या डिफरेंस होता है जब सेंटेंस में यूज करते हैं। दैट से बनने वाली क्लॉज भी ऑब्जेक्ट बनती है, व्हाट से बनने वाली क्लॉज भी ऑब्जेक्ट बनने का काम करती है। कब दैट आता है, कब व्हाट आता है, कौन बताएगा? कब इफ आता है, कब वेदर आता है? एक एक करके डिस्कस करते हैं। कब दैट आता है, कब व्हाट आता है? मजा आई या नहीं आई? यस सर। चलो, पढ़ा पा रहा हूं? मैं ऑब्जेक्ट ही पढ़ा रहा हूं अभी, अब पढ़ा रहा हूं। अब मैं केवल ऑब्जेक्ट ही पढ़ाऊंगा आज 1 घंटे आपको। दैट और है, फिल करिए दैट या व्हाट, या दोनों नहीं, या दोनों में से कोई एक। मुझे आपके उत्तर नहीं चाहिए,
क्योंकि 15 लोगों के 15 तरह के उत्तर होंगे और सब गलत होंगे। मैं किसी एक बच्चे से पूछता हूँ जो कॉन्फिडेंट हो अपने आप में। बेटा आप बताओ, इंग्लिश मीडियम कितने लोग पढ़ के आए हो? ICSE बोर्ड, CBSE बोर्ड? ये देखो जितने इनसे पूछो जरा, कैमरा हल्का सा इनकी तरफ घुमाया जाए। कैमरा में हाँ हाँ? उसको काट देना। बेटा क्या आएगा? चलो उधर करो। हाँ, दैट और व्हाट में क्या आएगा? हम भी जिम जाना शुरू करें क्या? हाँ बताओ। हाँ सिस्टर बताओ क्या आएगा? पहले में दैट आएगा। बहुत सही, बहुत सही। सेकंड में कहा है? पहले में क्या आएगा? काबिल। बैठो। चतुर्भुज कहाँ गया? देखो हमारे, हाँ हाँ पढ़ चुके हो पहले, बैठ जा। चक्कर ये है ना, पूरी ग्रामर में तुमको छोटी सी मैं बात बताऊं, पूरी ग्रामर को अलग अलग करके मत पढ़ो, एक दूसरे से रिलेट हो रहे हैं। ऑब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं उसमें वर्ब में भी चले गए, कंजक्शन में भी आ गए। देखो मेरी एक बात समझना, बहुत कायदे की बात है। जब सेंटेंस में हम लोग लिखते हैं और कोई कंप्लीट स्टेटमेंट हो, कैसा स्टेटमेंट हो? कंप्लीट स्टेटमेंट हो। कंप्लीट स्टेटमेंट है तो दैट आएगा, और अगर वहां पर वो इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है तो वहां पर व्हाट आएगा। अगर आप देखोगे ही टोल्ड मी अ स्टोरी, तो एक ऑब्जेक्ट ये और दूसरा ऑब्जेक्ट ये, और टोल्ड को कितने ऑब्जेक्ट चाहिए? 2, और दोनों ऑब्जेक्ट मिल गए तो स्टेटमेंट कंप्लीट है। कंप्लीट है तो यहाँ पर क्या आएगा? दैट आएगा। बिल्कुल सही उत्तर था क्षितिज का, जो बच्चा अभी दिखाया गया है उसका उत्तर बिल्कुल सही था। दूसरी बात, आई सेड ही टोल्ड मी, वो बहुत अच्छा मनुष्य। आई सेड ही टोल्ड मी, जब ये बात लिखी गई तो यहाँ पर हम लोग सीखेंगे टोल्ड के साथ एक ऑब्जेक्ट तो मैंने लिखा, लेकिन टोल्ड किया क्या? तो दूसरा वाला ऑब्जेक्ट क्या हो गया? गायब हो गया। तो हम लोग किसको यूज कर लेंगे यहाँ पर? व्हाट को। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, कहानी अभी जारी है। अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि थोड़ा सा रुक जाइए, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन की क्लास है, कि व्हाट की पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगी, दैट की पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगी, पूरी क्लास मिल के उत्तर दो। क्योंकि जो बच्चे सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, अगर मान लिया जाए सीडीएस के पेपर में अंडरलाइन करके यहाँ व्हाट की पार्ट ऑफ स्पीच पूछी जाए, तो इस पार्ट ऑफ स्पीच को क्या मानोगे? क्योंकि एक तरफ तो एक कंजक्शन का काम कर रहा है, तो एक कंजक्शन हो गया दोनों को जोड़ने वाला, और एक तरफ यही जा करके टोल्ड का ऑब्जेक्ट बन रहा है, इस हिसाब से तो वो नाउन हो गया या प्रोनाउन हो गया। तो इसको हम माने क्या? ये तो केवल कंजक्शन है, दैट तो केवल कंजक्शन है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन व्हाट ऑब्जेक्ट भी बन रहा है और कंजक्शन भी है। नाउन नहीं है तो प्रोनाउन हो, बट कौन सा प्रोनाउन? नहीं, व्हाट प्रोनाउन है, नाउन नहीं है सर। क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट जो है इनकम्प्लीट है, यहाँ पे व्हाट जो है टोल्ड का ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन भी बनता है ना? कंप्लीट कर दे रहा है स्टेटमेंट। हाँ, ऑब्जेक्ट कह रहा हूँ, प्रोनाउन भी बनता है। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन भी बनता है, तो ये प्रोनाउन है, बट कौन सा? अगर ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा तब तो सेंटेंस पूरा का पूरा इंट्रोगेटिव होना चाहिए। इसको कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। व्हाट को जब कभी भी हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल कर लेते हैं, तो रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब क्या हो गया? कि रिलेटिव प्रोनाउन जो होगा वो कंजक्शन का भी काम करेगा, साथ ही साथ सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनने का भी काम करेगा। रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है? कंजक्शन का भी काम करता है, साथ ही साथ सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनने का भी काम करता है। मेरी बात आप सभी को समझ में आ रही है? बोलिए हाँ या ना। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आगे चलिए।
व्हाट तो आएगा नहीं क्योंकि स्टेटमेंट पूरा कंप्लीट है। व्हाट की जगह क्यों कर रहे हैं? वेदर प्रेफरेंस के लिए आता है जब और नॉट आ जाता है। यहां वैसे वेदर भी लगा सकते हो, इफ या वेदर। हाँ, कहाँ दैट कहाँ if। मैं 2 सेंटेंस बता देता हूँ। दो बता दिया मैंने, ये 2 पढ़ के आए हो ना। आस्क देखो, इफ लगा दो, और सेट देखो, दैट चिपका दो। क्यों? रूल है। रूल कौन है? ये रूल क्या होता है भाई? आई डोंट नो। और जिसको रूल पढ़ना है वो फार्लेक्स जनरल इंग्लिश पढ़ो ना, 5000 रुपए की किताब आती है, लेके पढ़ दीजिएगा फार्लेक्स जनरल इंग्लिश। खूब रूल लिखे गए हैं, इतनी मोटी बुक है वो। बीस मिनट केवल बचे हैं आपकी क्लास को। आप बोर तो नहीं हो रहे हैं? हमको तो ऐसा लग रहा है क्लास शुरू ही हो रही है कि हम सुधरना नहीं चाहते। और सबसे बड़ी बात यह है, सुधारने वाले हैं बड़े कम। मतलब बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो आपके मुंह पे बोल देंगे, बहुत कम। गेटिंग और नॉट? अच्छा, मेरे अंदर आदत क्या है, मैं झाड़ पे टंगने नहीं देता बच्चों को। झाड़ से उतार के नीचे कर देता हूँ। 2 सेंटेंस लिख के उनको झाड़ पे टांग दो, और 2 सेंटेंस और लिख के झाड़ से उतार दो। तो मैं दूसरा वाला टीचर हूँ। इसलिए कहता हूँ, मैं अपने आप को ना सर मानता हूँ ना टीचर मानता हूँ, भैया का। तो आप मस्ती के साथ रहेंगे, मैं आपको मस्त होकर पढ़ाऊंगा। जिस दिन तुमको लगा कि अब हमारा पढ़ने का मन नहीं, तो उस दिन तुम्हें मान लेना मैं तुमको जबरदस्ती पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं भैया हूँ। आगे बढ़े। हाँ, तो अब इसमें क्या किया जाएगा? आज हम छोटा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। जब चीजों को लेकर के हम श्योर हों, चीजों को लेकर के हम सर्टेन हों, तो हम दैट लगाते हैं। और जब चीजों को लेकर के हम श्योर नहीं है, चीजों को लेकर के हम सर्टेन नहीं है, तो हम इफ लगाते हैं या सेंटेंस में वेदर लगाते हैं। बोलो, क्लियर हो गया? नहीं हुआ? जब चीजों को लेकर के श्योर हो, सर्टेन हो, तो क्या लगेगा? चीजों को लेकर के श्योर या सर्टेन नहीं हो तो क्या लगेगा? इफ या। जब ये बातें समझ में आ जाए तो इधर आ जाना। आई न्यू, मैंने जाना। जब जान लिया तो श्योर हो जाओगे या नहीं? उसको मत देखो, इस स्टेटमेंट को देखो। जब मैंने कहा आई न्यू, मैंने जाना, और जब मैंने जान लिया, इसका मतलब श्योर हो गया या नहीं? श्योर हो गए तो क्या लगा दोगे? दैट। दूसरा मैंने लिखा आई वाज इन डाउट, यहाँ श्योर हो या नहीं? इफ। आई आस्क, जब किसी से पूछ रहे हो तो इसका मतलब श्योर हो या नहीं? आई सेड, बता रहे हो, श्योर हो या नहीं? अच्छा, ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, इस कॉन्सेप्ट को एक नाम दे दो, रीमेक 1। कोई बात नहीं, रीमेक 1 क्लियर हो गया भाई? विनय मिश्रा इंग्लिश कॉन्सेप्ट कैसा लगा पढ़कर? चलो, जब आ गया तो प्रैक्टिस कर लो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो। सुनो, किताबों में रूल लिखा है, डाउट या डाउटफुल देख करके इफ या वेदर लगाते हैं। रूल लिखा है किताबों में, पढ़ लीजिएगा जा करके। मार्केट में अधिकतर किताबें जो चल रही है ना बड़ी बड़ी, इनको पढ़ के मैंने सीरियल क्रैक किया, ये क्रैक किया, वो क्रैक किया। अच्छी अच्छी किताबों में लिखा है डाउट या डाउटफुल देख करके आप सीधे सीधे इफ या वेदर लगा दीजिए। मैं दिखा सकता हूँ लिखा हुआ किताबों में। पढ़ाते हुए लोगों ने पढ़ाया ये चीजें यूट्यूब पर चिल्ला चिल्ला करके। अच्छा, ऐसा होता है? चलो फिर लिखते हैं।
आओ। हाँ सेल्डम का मतलब होता है ऑलमोस्ट नेवर, ना के बराबर। हार्डली का मतलब होता है ऑलमोस्ट नथिंग। हार्डली का मतलब यही होता है। स्कार्सली का मतलब यही होता है। हार्डली स्कार्सली का मतलब क्या होता है? ऑलमोस्ट नथिंग। सेल्डम और बेयरली का मतलब क्या होता है? रेयरली, ऑलमोस्ट नेवर। रेयरली भी एक ऐड कर, इसका मीनिंग होता है ऑलमोस्ट नेवर। बेयरली यहाँ मत लिखो, बेयरली चलो ठीक है लिख लो। बात समझ में आ गई? ये इनके मीनिंग होते हैं। अच्छा, जितने वर्ड लिखे गए सब अपने मीनिंग में कैसे हैं? सब अपने मीनिंग में कैसे हैं? इसीलिए इनके साथ कभी नॉट नहीं लगाते, ध्यान रखिएगा। सब मीनिंग में निगेटिव है। अगर सब मीनिंग में निगेटिव है तो इधर आ जाओ। आई सेल्डम डाउट, इसका मतलब ऑलमोस्ट नेवर। डाउट है या नहीं है? नहीं है। जब डाउट नहीं है तो श्योर हुआ या नहीं? श्योर हो गया तो क्या लगेगा? समझ पाए? अगर केवल डाउट्स होता तो फिर लग जाता, लेकिन लिखा सेल्डम डाउट्स, ऑलमोस्ट नेवर। इसका मतलब डाउट है ही नहीं। डाउट है नहीं तो सर्टेन है, दैट लगा दो। ही हार्डली बिलीव्स, he hardly believes। अब बिलीव कर रहा है बट हार्डली लग गया, ऑलमोस्ट नथिंग। इसका मतलब अभी भी डाउट। तुम्हारा रूल कहाँ गया? जो बिलीव के साथ दैट लगाता था, डाउटफुल के साथ लगाता था, पलट दिया मैंने ना। शब्द बताया और चीजें बदल गई। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि रूल के चक्कर में मत पड़िए। रूल पढ़ के आज तक किसी का भला नहीं हुआ है, तो आपका कैसे होगा? यहाँ तक बात समझ में आ गई? चलो भाई, he attacks on innocent people। चलो और छोड़ो। क्षितिज, कौन सा गलत है इनमें से? चतुर्भुज, अमित, बेटा आप बताओ। पानी पी लिया होगा, तुम बताओ बेटा। लास्ट चारों गलत। मैं कितनी बार बोलूं, मैं सही नहीं लिखता। कम से कम इतना जान जाओ, मेरी क्लास में मैं सही कभी नहीं लिखूंगा। चारों गलत है। कोई भी वर्ड अगर ऑब्जेक्ट बनेगा तो किसका बनेगा? या तो वर्ब का। जब वह बेचारी कहती है कि मैं पूरी तरीके से असहाय हो चुकी हूँ,
मैं इंट्रांसिटिव हूँ, तब जा करके हम प्रीपोजिशन लगाते हैं और उसको ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अदरवाइज ट्रांसिटिव वर्ब अपना ऑब्जेक्ट बनाने का काम जारी रखती है। ठीक उसी तरीके से सेंटेंस आप देखें, आई कांट डिस्क्राइब व्हाट योर टेक्स्ट, तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्यों बना रहे हो? वो तो इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है ना, क्योंकि प्रीपोजिशन का तुम ऑब्जेक्ट बना दोगे तो या तो एडजेक्टिव बन जाएगा या तो एडवर्ब बन जाएगा कल की क्लास के अकॉर्डिंग। प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो या तो एडजेक्टिव बनेगा या तो एडवर्ब बनेगा। तो वहाँ तो एडजेक्टिव की जरूरत है ना एडवर्ब की जरूरत है, वहाँ तो ऑब्जेक्ट चाहिए, और ऑब्जेक्ट किसको चाहिए? वर्ब को चाहिए। तो अब आओ बताओ, वी डिस्कस्ड व्हाट द मैटर, आई एक्सप्लेन व्हाट हिज प्रॉब्लम्स, आई अटैक ही अटैक whom। ध्यान रखिएगा ट्रांजिटिव वर्ब्स के साथ जनरली प्रीपोजिशन नहीं आते, वर्ब के साथ जनरली प्रीपोजिशन नहीं आते। जनरली मतलब इन जनरल उनके साथ प्रीपोजिशन मत लिखा। नोट हो गया?